चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। आप लोग आंसर दीजिएगा और आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको सही हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, और बाकी लास्ट में बताना है कितना मेरा सही हुआ है। कमेंट करके बता दिया कितना मेरा सही हुआ है, और पूरा क्लास को जरूर देखिएगा, तभी आपको जो है ना याद होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन को हम 2 से 3 बार रिपीट करेंगे। आप ध्यानपूर्वक देखिएगा तो आपका सारा क्वेश्चन जो है ना याद हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि दार्शनिक विषयों के से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है। कह रहा है कि दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिधम्म पिटक है। क्या है? अभिधम्म पिटक है। तो कह रहा है कि दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है। तो अभिधम्म पिटक है। क्या है? अभिधम्म पिटक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर कूट का सही कथन चुनिए। इसमें कह रहा है कौन सा जो है ना, इसको विचार पढ़ना है, उसके बाद बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए इसमें क्या कह रहा है ना कि वेद त्रयी में ऋग वेद, यजुर्वेद एवं साम वेद शामिल किए गए हैं। क्या है? बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। कह रहा है कि वेद त्रयी में ऋग वेद, यजुर्वेद एवं साम वेद शामिल किया गया है। तो वेद त्रयी में 3 वेद है, ऋग वेद है, यजुर्वेद है और साम वेद है। ये तीनों वेद को शामिल किया गया है। और छंदोपनिषद में सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। बिल्कुल सही है। छंदोपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। बिल्कुल सही है। अवस्तो माँ सदमय, तमसो माँ ज्योतिगमय, श्लोक बृहद नायक उपनिषद से लिया गया है। बिल्कुल क्या है? तो सही है। तो अस्तो माँ सदमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, श्लोक जो है बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तो क्या है? तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3 क्या है? तीनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्न में से कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है। बताइए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो युग है वो मानव सभ्यता से संबंधित है। तो 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, होलोसीन है। क्या है? होलोसीन है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। कह रहा है कि प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। देखिए इसको मिलाते हैं। देखिए इसका जो होगा ना, इसे दीवाने अर्ज बोलेगा तो क्या हो जाएगा? दीवाने अर्ज बोलेगा तो क्या हो जाएगा? सैन्य विभाग होगा। क्या होगा? सैन्य विभाग। ठीक है, सैन्य विभाग होगा। ठीक है, दीवाने अर्ज का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? सैन्य विभाग हो जाएगा। और दीवाने रसालत का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? विभाग दिया हुआ संबंधित कार्य, कौन सा विभाग का जो संबंधित कार्य था उसके बारे में दिया हुआ। तो दीवाने रसालत का बोलेगा तो क्या होगा? दीवाने रसालत का बोलेगा तो विदेशी और धार्मिक मामलों का विभाग हो। क्या होगा? विदेशी और धार्मिक मामलों का विभाग हो जाएगा। और दीवाने इंसा बोलेगा तो क्या होगा? दीवाने इंसा बोलेगा तो हो जाएगा संचार विभाग। क्या होगा? संचार विभाग। ठीक है। और यहाँ पे बात करें दीवाने बिजारत का बोलेगा, दीवाने बिजारत का बोलेगा तो हो जाएगा क्या? तो वित्त विभाग होगा। क्या होगा? वित्त विभाग। तो याद रखिएगा, फिर से देखिए, दीवाने अर्ज बोलेगा तो सैन्य विभाग, दीवाने रसालत बोलेगा तो विदेशी और धार्मिक मामलों का विभाग होगा, और दीवाने इंसा बोलेगा तो संचार विभाग, और दीवाने बिजारत बोलेगा तो क्या होगा? वित्त विभाग होगा। ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए नंबर होगा। ठीक है, CBDA होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित बहमन शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया था। कह रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित बहमन शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया था। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद आदिल शाह। क्या होगा? मोहम्मद आदिल शाह होगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सल्तनत कालीन शब्द बिस्वा का जो अर्थ होता है ना, क्या होता है। कह रहा है सल्तनत कालीन जो है शब्द बिस्वा का अर्थ क्या होता है। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी का सिक्का होगा। क्या होगा? चांदी का सिक्का होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया था। कह रहा है किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण करवाया था। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, देवराय प्रथम। क्या होगा? देवराय प्रथम। तो याद रखिएगा कि देवराय प्रथम जो था ना, जो तुंगभद्रा नदी पर क्या किया था, वो बांध बनवाया था, बांध का निर्माण किया था वो, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था, कौन था। तो 8 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। क्या होगा? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय होगा। तो कह रहा है कि भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम हिंदू की अपनी राज्य की राजभाषा घोषित किया, कौन था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था। कौन था? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय था। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है क्या कर रहा है, क्रम अनुसार व्यवस्थित करने के लिए बोल रहा है। देखिए इसको मिलाते हैं। देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था। इसका स्थापना हुआ था 3 मई 1939 को हुआ था। कब हुआ था? 3 मई 1939 को स्थापना हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना हुआ था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था, याद रखिएगा। अगस्त प्रस्ताव का स्थापना कब हुआ था? अगस्त प्रस्ताव का स्थापना तो 1940 में हुआ था। कब हुआ था? 1940 में स्थापना हुआ था। ठीक है। और आज़ाद हिंद फौज का गठन बोलेगा तो कब हुआ था? 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में इसका स्थापना हुआ था। और अगर मुस्लिम लीग की द्वारा मुक्ति दिवस बोलेगा तो कब हुआ था? 22 दिसंबर 1939 को हुआ था। कब हुआ था? 1939 को हुआ था। याद रखिएगा
फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना बोलेगा तो 1939, 3 मई 1939। अगस्त प्रस्ताव बोलेगा 1940। आज़ाद हिंद फौज का गठन बोलेगा तो क्या होगा 1942। और मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस बोलेगा तो कब हुआ था तो 22 दिसंबर 1939 को हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका निकालेंगे तो 1 4 2 3 होगा। क्या होगा इसका सही उत्तर, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, 1 4 2 3, 1 4 2 3 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। बताइए किसके लिए बनाया गया था। तो 10 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 10 का, तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दलितों के लिए। क्या होगा, दलितों के लिए। ठीक है, तो कह रहा है अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया दलितों के द्वारा। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह कब बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, दलितों के द्वारा बनाया गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन 11 पे कह रहा है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था। तो जो है कह रहा है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय हुआ था। तो 11 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। क्या होगा, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है कि अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रस्तावित किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर अकालों को कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, इतना हार्ड क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन जो है अब एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब देखिए जितने भी एग्जाम होगा, बीपीएससी होगा, बिहार एसआई होगा, बीएसएससी होगा, ये सब इस बुक से ना आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखिएगा एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब इस बुक को अच्छे से रट जाइए। तो कह रहा है ना 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित किया था। तो 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1883 ईस्वी में। क्या होगा, 1883 ईस्वी में। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि वर्ष 1922 के साराबंदी, कह रहा है कि वर्ष 1922 के साराबंदी मतलब कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। बताइए। तो 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। कौन किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत के में विश्वास नहीं करता था। बताइए कौन नहीं करता था। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, सर सैयद अहमद। क्या होगा, सर सैयद अहमद। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था। तो सर सैयद अहमद। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन जो है ना किसने किया था। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का जो गठन है किसने किया था। बताइए क्या होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। कौन होंगे, बाबा साहेब अम्बेडकर होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है। बताइए कौन सा अधिकार होता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार जो है ना निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है। तो 16 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वतंत्रता का अधिकार होगा। क्या होगा, स्वतंत्रता का अधिकार होगा। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है। तो स्वतंत्रता का अधिकार होता है। क्या होता है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है। और क्वेश्चन 17 पे कह रहा है संयुक्त संसदीय समिति, कह रहा है संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है। बताइए क्या होगा। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष। क्या होगा, लोकसभा अध्यक्ष। तो कह रहा है संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 18 पे कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। बताइए। कह रहा है कि संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। तो 18 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 59वां होगा। क्या होगा, 59वां। हाँ, तो याद रखिएगा ना कि किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। तो 59वां संविधान संशोधन होगा। आइए क्वेश्चन 19 पे। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है। बताइए शून्य आधारित जो बजट है व्यवस्था किस पर आधारित है। तो 19 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, गत वर्ष के कार्यक्रमों के बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पर। तो कह रहा है शून्य आधारित तो बजट व्यवस्था किस पर आधारित है। तो गत वर्ष के कार्यक्रमों को बिना कोई संदेश ग्रहण किए कार्यक्रमों पर। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं। बताइए। कह रहा है कि मौलिक अधिकार जो है ना किसकी रक्षा गारंटी देता है। बताइए क्या होगा। तो 20 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 बी नंबर होगा। क्या होगा, नागरिकों के स्वच्छ शासन से। क्या होगा, नागरिकों को स्वच्छंद शासन से। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देता है। तो नागरिकों के स्वच्छंद शासन से। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है ना, इसमें कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन जो है ना मतलब अनुच्छेद प्रावधान जो है सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे कह रहा है अनुच्छेद 124 में है जो है ना उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना, ये क्या है, बिल्कुल गलत है। क्या है, ये गलत है। 124 में क्या किसका वर्णन है। बताइए।
124 में जो है ना, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का है। हाँ सर्वोच्च यहाँ पे, 129 में। हाँ और सर्वोच्च एक सर्वोच्च न्यायालय का बोलेगा 129 तो, में। हाँ सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना बोलेगा, स्थापना बोलेगा तो क्या होगा, 124 में वर्णन है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना बोले 124 में वर्णन है। अभिलेख न्यायालय है 129 में। हाँ उच्च आगे बोल रहा है उच्चतम न्यायालय का, देखिए इसका क्या, उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना कितना है, तो अनुच्छेद 129 होगा। क्या होगा, अनुच्छेद 129 होगा, याद रखिएगा। तो 124 में क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है, ठीक है। 124 में क्या होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगा, और उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना ये कितना में, अनुच्छेद 129 में। तो यही कथन क्या था, बिल्कुल गलत था। देखिए सही क्या है, अनुच्छेद 132 में क्या है, तो उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारता है, बिल्कुल सही है। 132 में क्या है, तो उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारता है, बिल्कुल सही है। 143 में अनुच्छेद में क्या है, तो उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति है, क्या है, तो उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति बोला कितना अनुच्छेद में, 143 में। सारा जो है उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है। और आगे बोल रहा है अनुच्छेद 136 में क्या है, तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 136 में, याद रखिएगा, ठीक है। तो चारों इंपॉर्टेंट अनुच्छेद ना याद रखिए, 4 नहीं 5 हो गया, याद रखिएगा। 124 में क्या है, तो उच्चतम न्यायालय का गठन है, और अगर 129 में क्या है, तो उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना 129 में है, और उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारता बोलेगा अनुच्छेद 132 में है, और उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति बोलेगा अनुच्छेद 143 में है, और उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत बोलेगा तो अनुच्छेद कितना 136 में है। तो ये सभी पॉइंट ना याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आर्टिकल दिया हुआ है। आइए क्वेश्चन रहिए 22 पे कह रहा है कि 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य पूरे वर्ष चलने वाली पवनी जो है ना क्या कहलाती है, बताइए क्या कहलाएगा। तो 22 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पछुआ पवन कहलाएगा। क्या कहेगा, पछुआ पवन कहलाएगा। तो कह रहा है कि 30 से 35 उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवनी क्या कहलाती है, पछुआ पवनी कहलाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी, बताइए हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो 23 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, नामचा वर्मा। क्या है, तो नामचा वर्मा। तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, तो नामचा वर्मा है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सा है, तो नामचा वर्मा है। कौन सी है, नामचा वर्मा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे कह रहा है कि किसी नक्शे पर ढाल दिखाने के लिए खींची गई असंबंध रेखाएं क्या कहलाती है, बताइए। तो 24 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, हैच्यूर होगा। क्या होगा, हैच्यूर। तो किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबंध रेखाएं क्या कहलाती है, हैच्यूर रेखाएं कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक जो है विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है, बताइए क्या होगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, अटलांटिक महासागर। क्या होगा, अटलांटिक महासागर। तो कह रहा है किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत जो है ना महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र, तो अटलांटिक महासागर का है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है कि धारावाहक चालक का संबंध किससे होता है, बताइए क्या होगा। तो 26 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय क्षेत्र से होगा। क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र से होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है हिग्स बोसॉन की उपस्थिति पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी, क्या होगा। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मांड के स्थायी दशा में प्रतिरूप का, ठीक है। तो कह रहा है हिग्स बोसॉन की उपस्थिति की पुष्टि किसके द्वारा औचित्य सिद्ध को करेगी, तो ब्रह्मांडों के स्थायी दशा में प्रतिरूप का। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है कि नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, जंग में संबंध कौन सही है, बताइए। तो 28 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक यौगिक है। क्या है, एक यौगिक है, ठीक है। तो कह रहा है नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, जंग के संबंध में कौन सही है, तो एक क्या है, यौगिक है। यही कथन क्या है, सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहा है कि हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का जो उपयोग किया था, क्या होगा। 29 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, इसमें किया जाता है, कौन कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल लोहा का, केवल लोहा करते हैं, ठीक है, केवल लोहा का। तो कह रहा है हैबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, तो लोहा का। किसका करते हैं, लोहा का, केवल 2 होगा, केवल लोहा का। आइए क्वेश्चन नंबर 30 पे कह रहा है कि एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बताइए। 18। तो 30 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 8 18 होगा, सही बात है। एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 होते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर, हाँ KLMN। आइए क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है, बताइए कौन नहीं है। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम नहीं है, लेकिन जो है ना मैग्नीशियम है, बेरियम है, रेडियम है। तो कह रहा है निम्न में से कौन रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है, तो पोटेशियम नहीं है, लेकिन मैग्नीशियम, रेडियम और बोरियम है, ठीक है, बेरियम है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है कि निम्न में से मिल्क और मैग्नीशिया जो है ना क्या है, बताइए। मिल्क और मैग्नीशिया क्या है,
तो 32 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मृदु क्षारक है। क्या है? मृदु क्षारक है। तो मिल्क कंपनी से क्या है? तो मृदु क्षारक है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 पे 33 नंबर कर रहा है कि निम्न में से कौन जो है ना लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? बताइए कौन होता है? कह रहा है निम्न में से कौन जो है लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो 33 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एलोसोम्स होगा। क्या होगा? एलोसोम्स होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहा है यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? बताइए। कह रहा है यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहते हैं? तो 34 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोनोट्राइक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोट्राइक्स कहते हैं। तो कह रहा है यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो उसे क्या कहते हैं? मोनोट्राइक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोट्राइक्स कहते हैं, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? बताइए कौन होता है? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, संकुचनशील रितिका। क्या होगा? संकुचनशील रितिका होगा। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? संकुचनशील रितिका होता है। आइए क्वेश्चन 36 पे आइए, कह रहा है कि त्वचीय शोषण होता है। बताइए किसमें होता है त्वचीय शोषण? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केचुआ में होता है। किसमें होता है? केचुआ में। तो त्वचीय शोषण किसमें होता है? केचुआ में होता है। आइए क्वेश्चन 37 पे कह रहा है कि मनुष्यों के पाचन तंत्र उत्सर्जित अम्ल में कौन सा होता है? बताइए मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो 37 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की मतलब वोमिटिंग की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? कौन करता है? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्च मस्तिष्क करता है। कौन करता है? पश्च मस्तिष्क करता है। तो मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी मतलब वोमिटिंग की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? तो पश्च मस्तिष्क करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है टेरिडोफाइटा समूह के पौधे निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? बताइए। कह रहा है कि टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्प नहीं पाया जाता, लेकिन तना और पत्ते जड़ जो है ना पाया जाता है। टेरिडोफाइटा समूह में जो है ना तना पत्ते जड़ पाया जाता है, लेकिन पुष्प नहीं पाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 पे कह रहा है पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? पौधे में ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत है ना वो क्या है? तो 40 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, सूर्य का प्रकाश है। क्या है? सूर्य का प्रकाश है। आइए क्वेश्चन नंबर आइए, सूर्य का प्रकाश सही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 41 पे आइए, कह रहा है कि कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो तो क्या कहलाता है? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा? कह रहा है कि कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो, क्या कहलाता है? इसको जो है ना वस्तु मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु मुद्रा। आइए क्वेश्चन नंबर 42 पे करा कि भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को स्तर को ऊंचा उठाए और तथा लोगों के लिए समृद्ध वैधव्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? बताइए क्या होगा? तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। क्या होगा? प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो कह रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख रहे हैं कितना लगता है यूपीएससी क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ जो है ना करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध तथा वैधव्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना संबंधित है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना होगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 43 पे कह रहा है बिश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है? बिश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है? तो 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्षों के संरक्षण से। क्या होगा? वृक्षों के संरक्षण से। आइए क्वेश्चन नंबर 44 पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र का है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 44 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। क्या होगा? आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में। तो कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम इसी को बोलते हैं का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 1961 में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 46 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कितने जोड़े सही सम्मिलित है? इसमें कह रहा है कितने जोड़े जो है ना सही सम्मिलित है। देखिए इसमें जो है ना इसमें मिलाते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि गद्दी जनजाति जो हिमाचल प्रदेश का है बिल्कुल क्या है? सही है। और सिंहपुर जनजाति बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश का है, बिल्कुल सही है। और थारू जनजाति बोलेगा तो कहाँ का है? उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का है, बिल्कुल सही है।
और सहारिया जनजाति बोलेगा तो राजस्थान का है। क्या है? तो बिल्कुल सही। 46 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। इनमें से सभी जो है ना कथन सही है, ठीक है। तो गद्दी बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश, सिंहपो बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश, थारू जनजाति बोलेगा तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, और सहारिया बोलेगा तो राजस्थान का हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन 47 पे कह रहा है कि वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड उष्णग्रहण वर्ष किसने घोषित किया है? तो क्या होगा? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएन। क्या होगा? यूएन। तो कह रहा है वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिड उष्णग्रहण वर्ष किसे घोषित किया है? यूएन को। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 48 में आइए। कह रहा है राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो 48 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में। एनजीटी का स्थापना बोलेगा ना तो 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था, याद रखिएगा। एनजीटी का स्थापना बोलेगा तो 18 अक्टूबर कब हुआ था? 2010 को स्थापना हुआ था। इसका फुल फॉर्म बोला एनजीटी का क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। आइए क्वेश्चन नंबर 49 पे कह रहा है एमच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI, एमच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? लगता है कि बहुत कम बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो 49 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। आइए क्वेश्चन नंबर 50 पे। ये क्वेश्चन 50 कर रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? कह रहा है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ये हुआ कब? 2015 में हुआ। कब हुआ? 2015 में हुआ। और यहाँ पे पूछेगा ना 21 जून जो है मतलब जो है इसका मतलब जो 2024 में बनाया गया, इसका थीम क्या है? तो इसका थीम बोलेगा तो स्वयं और समाज के लिए योग करना। क्या है? स्वयं और समाज के लिए समाज के लिए योग करना। स्वयं और समाज के लिए क्या करना? योग करना, ठीक है। समाज के लिए योग करना, समाज के लिए योग करना इसका थीम है, ठीक है, याद रखिएगा। जो 2024 में क्रम था ना, कैमा क्रम था? 10वां क्रम था। कैमा क्रम था? 10वां। कभी एग्जाम में ना क्रम भी पूछता है, 10वां क्रम था, ठीक है। तो याद रखिए 21 जून 2024 को इसका मतलब मनाया गया जो 10वां क्रम का योग दिवस था। इसका थीम क्या है? स्वयं और समाज के लिए योग करना। और ये कब से प्रारंभ हुआ था? 2015 से। पढ़ते हैं कितना है प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है? तो 6 है। आप लोग पूरा क्लास को जरूर देखिएगा और क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। क्लास को अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, लास्ट में कीजिए चाहे पहले कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा अगर अच्छा आपको लगे तो। और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा और आपको लास्ट में कितना नंबर आया। अपने आप में देखना है कौन सा क्वेश्चन का आंसर आ रहा था, कौन सा क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था। और शाम में टेस्ट आप लोग टेस्ट में जो है पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। उपयुक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से जो है ना कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है? बताइए क्या होगा? तो 1 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। 1 होता है लेपाक्षी मंदिर, फिर उसके बाद क्या होगा? अजंता गुफा, उसके बाद क्या होगा? एलोरा गुफा, उसके बाद आएगा क्या होगा? बाघ गुफा, ठीक है। तो ऐतिहासिक स्थलों के में जो है ना भित्ति चित्रकला के रूप में किसको जानते हैं? लेपाक्षी मंदिर को, अजंता गुफा को, एलोरा गुफा को और बाघ गुफा को। इसमें सांची स्तूप जो है ना नहीं होगा, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा 1, 3, 4, 5 होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आर्यम जूसरी मूल कल्प कह रहा है आर्यम जूसरी मूल कल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए। कितना अच्छा क्वेश्चन लग रहा है कि पहली बार पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि आर्यम मंजूश्री मूल कल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 2 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो ए है, महायान है। क्या है? महायान। बहुत सारा कम जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिले होगा, देखे होंगे लेकिन बहुत कम मिला होगा आपको ये सब क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए थे? कह रहा है कि शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्नलिखित में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए? तो 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी होगा। क्या होगा? चांदी होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे कह रहा है कि सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है सिकंदर लोदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए इसमें देखते हैं। तो कह रहा है पहला कह रहा है सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए एक पैमाना गज ए सिकंदरी की शुरुआत की। क्या है? बिल्कुल सही है। याद रखिएगा ना कि सिकंदर लोदी ने भूमि माप के लिए एक पैमाना गज ए सिकंदरी की शुरुआत की। क्या है? बिल्कुल क्या है? तो सही है। बिल्कुल क्या है? तो सही है। आइए देखिए 2 नंबर ऑप्शन कह रहा है सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। दिल्ली सिकंदर लोदी नहीं था, यहाँ पे इब्राहिम लोदी होगा। क्या होगा? इब्राहिम लोदी होगा। क्या होगा? इब्राहिम लोदी। याद रखिएगा इब्राहिम लोदी जो था वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे इब्राहिम लोदी होगा।
इसलिए क्या है, इसका बी जो है ना क्या है, तो यहाँ पे असत पूछा था ना, कथन सही नहीं, तो बी क्या है, गलत है। आगे देखिए, देख लीजिए, इसमें करता सही उत्तर को चुनिए, मतलब कौन असत है। देखिए आगे कर रहा है कि सिकंदर लोदी गुजरात के महमूद बेगड़ा और राणा सांगा के समकालीन थे, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और उसने मुस्लिम महिलाओं को साधु संतों की कब्रों पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्या है, तो 1, 3, 4 क्या है, बिल्कुल सही। इसमें गलत पूछा था, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 जो है ना क्या है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 क्या है, गलत है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य, कह रहा है विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता था, बताइए। विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहते हैं, तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, मंडल कहते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के प्रांतों को क्या कहा जाता है, तो मंडल कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण मतलब मेमोयर लिखे थे, बताइए क्या होगा। कह रहा दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने अपने स्मरण लिखे थे, तो 6 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक था। कौन था, फिरोज शाह तुगलक था। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह किस साम्राज्य का शासक था। कह रहा राजा शशांक जिसके खिलाफ हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की, वह किस साम्राज्य का शासक था, तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गौड़ का था। किसका था, गौड़ का था, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा निम्न में से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था, बताइए। कह रहा निम्न में से किसने लिच्छवी राजवंश की राजकुमारी से विवाह किया था, तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हुआ, चंद्रगुप्त किया था। कौन किया था, चंद्रगुप्त किया था। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पे ये कह रहा है कि नदी डेल्टा, इसमें कह रहा है ना कि नदी डेल्टा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। इसमें कह रहा है इसमें कौन सा कथन सही नहीं, ऑप्शन को पढ़कर बोल रहा है कौन सा कथन सही नहीं, सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, देखिए इसमें कह रहा है ना, कह रहा है कि एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती, क्या है, बिल्कुल सही है। एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब एक नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे समुद्र या झील से मिलती है, क्या है, बिल्कुल क्या है, सही है। और नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, क्या है, बिल्कुल गलत है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, इससे पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्या होगा, तो याद रखिए सुंदरवन डेल्टा होता है, जो ना गंगा ब्रह्मपुत्रा का ये है, ठीक है, याद रखिएगा गंगा ब्रह्मपुत्रा का सुंदरवन डेल्टा होगा। इसका जो इसमें गलत पूछा था कौन सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 क्या है, गलत है, लेकिन 1 क्या है, बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी, बताइए। कह रहा है चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन क्रांतिकारी महिला की मृत्यु हो गई थी, तो 10 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा, प्रीतिलता बाडेदार। क्या होगा, प्रीतिलता बाडेदार होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का हम पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था, बताइए। कह रहा है स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान कहाँ था, तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी बंगाल। क्या होगा, पूर्वी बंगाल। आज क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है कि 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जो है ना किस परिवर्तनीय जनजाति के संपर्क में आए थे, बताइए क्या होगा। कह रहा है 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस परिवर्तनीय जनजाति के संपर्क में आए थे, तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खासी था। क्या था, खासी। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक के युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को जिसे वर्ष 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था, कौन था, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के इस कानून के प्रावधानों को जिसे वर्ष 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध प्रयोग किया गया था और शांति के समय भी जारी रखना चाहता था, कौन था, तो 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। कौन था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। आज क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे। कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे, तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन थे, ब्रह्मदत्त थे। कौन थे, ब्रह्मदत्त थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है कि वर्ष 1932 ईस्वी में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया, वह आदेश था कौन, तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैर कानूनी संघ आदेश। क्या होगा, गैर कानूनी संघ आदेश। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, बताइए। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 अप्रैल 1993 का लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993 का लागू हुआ 73वां संविधान संशोधन, और पंचायती राज से संबंधित था, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया, बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है,
तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार का। कितना प्रकार का? 2 प्रकार किया गया, याद रखिएगा, 2 प्रकार का, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 पे करा, राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु समानता कितना समय मिलता है, बताइए। राष्ट्रपति उम्मीदवार को प्रचार हेतु समानता कितना समय मिलता है? तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 सप्ताह। क्या होगा? 2 सप्ताह मिलता है। आगे क्वेश्चन नंबर 19 पे कह रहा है कि किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? कारण किस अनुच्छेद में शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 18 कार्यों की सूची दी गई है? तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 243 का डब्लू होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 243 का डब्लू होगा, 243 डब्लू। आगे आइए, कह रहा है कि भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। तो कह रहा है भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं है? तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिखों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दिया गया, ये नहीं था, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ना 1919 का भारत सरकार अधिनियम की विशेषता कौन कौन है? तो केंद्र में दूसरा नहीं है, विधानमंडल, ये 1919 का विशेषता है। अब विधानसभा में निर्वाचित बहुमत होना 1919 का विशेषता है। अब विधान परिषद में बजट को संकल्प पारित करने का अधिकार दिया गया है, क्या है? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम की विशेषता है, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नहीं था। आगे क्वेश्चन नंबर 22 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से डैश एक केंद्रित सेल नहीं है, कौन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो एक केंद्रित सेल नहीं है? तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सैंडस्टोन जो है ना, एक केंद्रित सेल नहीं है। क्या है? सैंडस्टोन केंद्रित सेल नहीं है, लेकिन स्लेट है, संगमरमर है, क्वार्टाजाइट क्या है? तो एक केंद्रित सेल है। आगे क्वेश्चन भाई 23 पे कर रहा है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सबको पता, बताइए क्या होगा? रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है? तो असम में। कहाँ है? असम में स्थित। रायमोना बोलेगा तो असम में है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए कौन सा उत्तरदायी है? पृथ्वी के चुंबकत्व के लिए कौन उत्तरदायी है? तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाह्य कोर उत्तरदायी है। कौन है? बाह्य कोर। आगे ये कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है उपयुक्त बांधों मतलब बांधों में कौन सा कृष्णा नदी पर स्थित है? कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें कौन कह रहा है कृष्णा नदी पर स्थित है, कौन सा बांध? तो 25 का जो सही उत्तर होगा ना, देखिए कौन कौन बांध है। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 है। क्या है? तो नागार्जुन सागर बांध है और माटी बांध है। माटी कौन खाते थे? कृष्णा जी खाते थे। और नाग जो है ना, किनके गले में रहता है? तो नाग याद रखे कृष्णा। तो याद रखे नागार्जुन सागर बांध, अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पे है। इडुक्की बांध बोलेगा तो किस नदी पे? पेरियार नदी पे, पेरियार केरल में, ठीक है। इडुक्की बांध बोलेगा तो पेरियार नदी पे है। अमरावती बांध बोलेगा तो अमरावती नदी पे ही है, ठीक है। अमरावती नदी पे ही है, अमरावती नदी पे ही अमरावती बांध है, ठीक है। इसका 2 और 4 नहीं होगा। इडुक्की बांध पेरियार नदी पे, अमरावती बांध बोले अमरावती नदी पे है। इसका सही उत्तर क्या होगा? 1 और 3 होगा, नागार्जुन सागर और अलमाटी बांध होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 26 पे कह रहा है कि निम्न में से किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा का समान होती है? निम्न में से किसकी बीमा रैखिक संवेग की बीमा के समान होती है? तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो बी है, आवेग है। क्या है? आवेग है। आगे क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य किसके बराबर होती है? कह रहा है एक तरंग के लिए आवर्तकाल द्वारा विभाजित तरंग दैर्घ्य किसके बराबर होती है? तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तरंग वेग। क्या होगा? तरंग वेग। आगे क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ के समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए। कह रहा है वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंप को एक श्रृंखला परिपथ में रखा जाता है तो परिपथ के समग्र धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, घटता है। क्या होता है? घटता है। आगे क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सजातीय युग्म है? बताइए। कह रहा है इसमें कौन जो है ना सजातीय युग्म है? तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, HCHO और क्या होगा? CH3CHO, HCHO और CH3CHO। नेक्स्ट है रदरफोर्ड का अल्फा कण। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है? तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा, परमाणु केंद्रक की। पर क्या है? परमाणु केंद्रक की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक इनमें से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? इनमें से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। क्या होगा? पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक करा पॉलीक्रिलोनाइट्राइल का औद्योगिक स्तर पर क्या नाम है? बताइए। तो 32 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑरलोन एक्रिनेल है। क्या? ऑरलोन एक्रिनेल है, ठीक है, याद रखिएगा।
आगे क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है। फुफ्फुस गुहा में भरे तरल का क्या कार्य है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा। 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फुफ्फुस सावरण को घर्षण मुक्त करना। क्या है, फुफ्फुस सावरण को घर्षण मुक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर है, उपास्थि निम्न में से किसमें नहीं पाई जाती, बताइए। उपास्थि जो है निम्न में से किसमें नहीं पाया जाता है। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वृक्क में नहीं पाया जाता, लेकिन नाक में, कान में और कंठ में पाया जाता है। तो उपास्थि किसमें नहीं पाया जाता है, तो वृक्क में नहीं, नाक, कान, कंठ में पाया जाता है। नेक्स्ट है, कह रहा जीवों में अनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत क्या है। जीवों में अनुवांशिक विभिन्नताओं का मूल स्रोत क्या है। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लैंगिक जनन है। क्या है, लैंगिक जनन। नेक्स्ट पे ये कह रहा है उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है। उपास्थि में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है। तो 36 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, कॉन्ड्रीन है। क्या है, कॉन्ड्रीन। तो उपास्थि में पाए जाने वाली प्रोटीन कौन सा है, तो कॉन्ड्रीन है। आगे आइए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कशेरुकीय उत्सर्जन अंग नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन सा एक कशेरुकियों का उत्सर्जन अंग नहीं है। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिपेटो पैंक्रियाज नहीं है, लेकिन फेफड़ा, यकृत और त्वचा है। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक कशेरुकियों का उत्सर्जन अंग नहीं है। तो हिपोटो पैंक्रियाज नहीं है, फेफड़ा, त्वचा, यकृत है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि जोंक को संघ एलिडा में रखा गया है, क्योंकि क्या कारण है। जोंक को संघ एलिडा में रखा गया, क्या कारण है। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसका शरीर वास्तविक रूप से क्या है, विखंडित होता है। तो कह रहा है जोंक को संघ एलिडा में रखा गया क्योंकि उसका शरीर वास्तविक रूप से विखंडित होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। इसमें कह रहा है कौन सा कथन जो है सही है। देखिए पहला कह रहा है ना, देखिए इसमें कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक होता है। इसमें कह रहा है क्या है, तो गलत है। यह जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है केंद्रक नहीं होता, इसमें सही पूछा है ना। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। और आगे कह रहा है कि वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है, क्या है, बिल्कुल सही है। वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है, बिल्कुल सही है। और आगे कहा यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पे होगा पाए जाते हैं, तब सही होगा, ठीक, इसलिए गलत है। और राइबोसोम में केवल यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है, केवल नहीं हो यहाँ पे ना, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में दोनों को उपस्थित होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे केवल है इसलिए क्या है, गलत है। यहाँ पे राइबोसोम जो है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका दोनों में उपस्थित होता है, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसमें सही पूछा था, सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी होगा, 39 का बी होगा। आगे क्वेश्चन 40 पे कर रहा है पौधे एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है। पौधों एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट जो होता है किस रूप में संचित होता है। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजन में। क्या है, क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजन में। आगे कह रहा है कि जवाबीत का संबंध किससे था। जवाबीत का संबंध किससे था। 41 का सही उत्तर क्या होगा, 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज के कानून से। क्या होगा, राज के कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी, बताइए। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने किया था। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता। कौन किया था, बलवंत राय मेहता। आगे क्वेश्चन 43 पे करा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पालघाट है। कौन है, पालघाट। नेक्स्ट है, कह रहा है कि गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हासमान प्रवृत्ति होती है। क्या होती है, हासमान प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय महिला सैनिक इकाई ड्राइवर कौन है, बताइए। प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई ड्राइवर कौन है। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंजू है। कौन है, मंजू। नेक्स्ट पे आइए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, जमशेदजी ईरानी। क्या है, जमशेदजी ईरानी को जो है ना भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 47 कर रहा है मुकुल किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है, बताइए। मुकुल जो है किसकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचना है। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभद्रा कुमारी चौहान का है। किसका, सुभद्रा कुमारी चौहान का है। नेक्स्ट है, कह रहा है दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है, बताइए। कह रहा है दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोंड का है। किसका है, गोंड का है। नेक्स्ट है, हिडर्सन ब्रुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। हिडर्सन ब्रुक्स प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चीन भारत युद्ध 1962 से। क्या है, चीन भारत युद्ध 1962 से है। आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट पे कर है सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, बताइए। सूचना
कि सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 28 सितंबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए। तो सूचना की सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 28 सितंबर को। आगे देखिए नोट्स दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सीट के पीछे ना नोट्स रहता है, इसको देखते हैं। स्मरणीय तथ्य है, देखिए प्रमुख दर्शन उसके प्रवर्तक है, दर्शन दिया हुआ है, उसके प्रवर्तक कौन कौन है? देखिए योग का बोलेगा प्रवर्तक कौन है? योग का बोलेगा तो पतंजलि है। कौन योग का बोलेगा? तो पतंजलि है। न्याय का बोलेगा तो कौन है? न्याय का बोलेगा तो कौन है? गौतम है। न्याय का बोलेगा तो न्याय कौन? गौतम दिलाते हैं। शंख का बोलेगा तो कौन है? शंख का बोलेगा तो कपिल, शंख कौन बजाते? कपिल बजाते हैं शंख। चवार का बोलेगा तो चवार्क ही है, चवार का चवार्क। वैशेषिक का बोलेगा तो कौन है? तो कनाद है। वैशेषिक का बोलेगा प्रवर्तक कौन है? कनाद। पूर्वी मीमांसा का बोलेगा तो कौन है? पूर्वी मीमांसा बोलेगा तो जैमिनी, पूर्वी मीमांसा जैमिनी। उत्तर बोलेगा तो उत्तर क्या देंगे? बाद में देंगे, उत्तर देंगे बाद में, तो बादरायण। उत्तर मीमांसा का बोलेगा तो बादरायण होगा। देखिए फिर से, योग का पतंजलि, न्याय का गौतम, शंख का कपिल, चवार का चवार्क, वैशेषिक का कनाद, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बादरायण। उत्तर देंगे बाद में। आगे देखिए विभिन्न संप्रदाय उसके संस्थापक हैं, यहाँ पे संप्रदाय दिया, उसके संस्थापक कौन थे? देखिए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली पुत्र गोसाल थे। कौन थे? मखली पुत्र गोसाल। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संजय बेठिल पुत्र। अनिश्चयवादी के संस्थापक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संजय बेठिल पुत्र थे। और भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे पकुत कचायन। कौन थे? पकुत कचायन। अक्रियवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो पूरन कश्यप। कौन थे? पूरन कश्यप। तो 7 स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा और पहले क्लास को जो है हर जगह ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जितने भी स्टडी ग्रुप है, जितने व्हाट्सएप वगैरह सभी जगह शेयर कर दीजिए। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में जानकारी के स्रोत है? बताइए क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत हर्षवर्धन के शासनकाल के संबंध में जानकारी के स्रोत है। कह रहा है कि नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का जो है ना चयन करना है। इसमें बोल रहा है कौन सही है, तो एक का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो सी है। 1 और 3 क्या है? बिल्कुल सही है। तो ये क्या है? संस्कृत नाटक रत्नावली बिल्कुल सही है। और क्या है? तो बांसखेड़ा का शिलालेख, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। लेकिन फैयान का यात्रा वृत्तांत ये क्या है? नहीं है। ठीक है। तो कह रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत हर्षवर्धन के शासनकाल से के संबंध में जानकारी के स्रोत है? तो 1 और 3 है, संस्कृत नाटक रत्नावली है और बांसखेड़ा का शिलालेख है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र किसका पुस्तक है? तो कौटिल्य का, याद रखिएगा, में कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया गया? बताइए। कह रहा है कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया है? तो 2 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 का किया। कितना किया? 4 का। तो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में कानून के कितने स्रोतों का उल्लेख किया? तो 4 स्रोतों का उल्लेख किया है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? बताइए। कह रहा है इसमें जो है ना निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? तो 3 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्या है? सी। मगध गणराज का नहीं था, लेकिन कपिल वस्तु के सागर का था, कुशीनगर के मल्ल का था और वैशाली के लिच्छवी का था। ठीक है, ये तीनों का था, लेकिन मगध गणराज का क्या था? नहीं था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारतीय गुफा वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि भारतीय गुफा वास्तुकला के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? तो 4 का जो सही उत्तर होगा ना, 4 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। केवल क्या है? 3 सही है। क्या है? केवल 3 सही है। देखिए पढ़ते हैं। पहला क्या कर रहा है? कह रहा है कि बादामी गुफाएं भारत की सबसे पुरानी जीवित चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं। बिल्कुल क्या है? गलत है। और बराबर चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं मूल रूप से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीविकों के लिए बनाई गई थी। क्या है? ये भी क्या है? बिल्कुल गलत है। ठीक है। इसमें 3 नंबर क्या कह रहा है कि एलोरा, कह रहा है एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए गुफाएं बनाया गया। क्या है? बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। तो कह रहा है एलोरा में विभिन्न धर्मों के लिए गुफाएं बनाया गया। बिल्कुल क्या है? सही। तो इसका केवल 3 जो है ऑप्शन नंबर क्या है? सो सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में से किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की जो है ना स्थापना 1920 में किया था? बताइए। तो याद रखिएगा कि अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ का स्थापना किसने किया था? तो जो है ना किसने किया था? बताइए। और याद रखिए कि अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ का स्थापना कब हुआ था? 1920 में हुआ था। कौन? 1920 में हुआ था। और किसने स्थापना किया था? तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अम्बेडकर ने किया था। कौन किया था? भीमराव अम्बेडकर ने। तो याद रखिएगा कि अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ का स्थापना किसने किया था? तो भीमराव अम्बेडकर ने किया था। और कब किया था? 1920 में किया था। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? बताइए। कह रहा है शेरशाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानी से थे। किसके थे? अफगानी से थे। ठीक है, याद रखिएगा।
हाँ, एक क्वेश्चन नंबर है 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका, इसको ना पर्दा कहते थे, ठीक है, का शुभारंभ किसने किया बताइए। कह रहा है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका मतलब पर्दा का शुभारंभ किसने किया। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनानियों ने किया। कौन किया? यूनानियों ने किया, ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है कालिदास द्वारा रचित नाटक विक्रमोर्वशीयम में किसका वर्णन है बताइए। कह रहा है कालिदास द्वारा रचित नाटक विक्रमोर्वशीयम में किसका वर्णन है। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुरवा एवं उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है, ठीक है, पुरुरवा एवं उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन है। तो कह रहा है कालिदास द्वारा रचित, याद रखिएगा, विक्रमोर्वशीयम किसका पुस्तक है, किसका है, तो कालिदास का। किसका है? कालिदास का है। उसमें कह रहा है किसका वर्णन किया गया है, तो पुरुरवा एवं उर्वशी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है बताइए। इस ऑप्शन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उपयुक्त उत्तर का जो है ना चयन कीजिए। इसमें कौन सा जो है ना सही है, तो इसमें देखिए संबंधित कौन है। तो 9 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए है, BCD है। क्या है? BCD। देखिए संपूर्ण क्रांति संबंधित नहीं है, लेकिन धर्म संसद है, गणेश उत्सव है, सुधी आंदोलन है, ठीक है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है। तो जो है ना ये धर्म संसद है और सुधी आंदोलन है और गणेश उत्सव है, लेकिन संपूर्ण क्रांति क्या है? नहीं है संबंधित, ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आइए 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा 1918 में खेड़ा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। इस सत्याग्रह की प्रमुख मांग क्या थी बताइए। कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा 1918 में खेड़ा जिले के किसानों के लिए एक सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। इस सत्याग्रह की प्रमुख मांग क्या थी। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्र संग्राम में छूट। क्या है? राष्ट्र संग्राम में छूट। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है निम्न में से किसने स्वदेश बांधव समिति का जो है ना गठन किया था बताइए। कह रहा निम्न में से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, अश्विनी कुमार दत्त। कौन किए थे? अश्विनी कुमार दत्त किए थे। कौन किए थे? अश्विनी कुमार दत्त किए थे, ठीक है। तो कह रहा है निम्न में से किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। स्वदेश बांधव समिति का गठन किसने किया था? अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किस विद्रोह से संबंधित था बताइए। कह रहा है हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं, यह कथन किस विद्रोह से संबंधित है। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पवना विद्रोह। क्या होगा? पवना विद्रोह संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है बकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, एक वाजपेयी यज्ञ तथा अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था बताइए। कह रहा है बकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ, एक वाजपेयी यज्ञ तथा अन्य वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवरसेन प्रथम। कौन किए थे? प्रवरसेन प्रथम। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है सजित नाथ सन्याल द्वारा किस स्थान पर अनुशीलन समिति का जो है ना स्थापना 1913 में की गई थी बताइए। तो पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, अनुशीलन समिति का स्थापना कब हुआ था? 1913 में हुआ था। किसने किया था? तो सजित नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो अनुशीलन समिति का स्थापना कब हुआ था? 1913 में हुआ था। किसने किया था? सजित नाथ सन्याल ने किया था। और कहाँ किया गया था? तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में किया गया था। कहाँ किया गया था? पटना में किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कृषि मूल नीति से संबंधित नहीं है बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा कृषि जो है मूल नीति से संबंधित नहीं है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो 15 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, लाइसेंस प्रणाली नहीं है, लेकिन बफर स्टॉक है, आयात है और असमर्थन मूल है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जो है मूल नीति से संबंधित नहीं है। तो लाइसेंस प्रणाली नहीं है, लेकिन आयात है, बफर स्टॉक है, समर्थन मूल है। अब भाई क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के कैमे मुख्य न्यायाधीश थे बताइए। कह रहा है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के कैमे मुख्य न्यायाधीश थे। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 50वें थे। कौन थे? 50वें थे, याद रखिए कितने थे? 50वें नंबर के थे, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल इकाई है बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष भारतीय बल का इकाई है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गृह मंत्रालय का है। क्या है? गृह मंत्रालय का है, ठीक है, गृह मंत्रालय का। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 बहुत बड़ा क्वेश्चन, इसको देखते हैं, इसको छोटा थोड़ा कर लेना। देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है अनुच्छेद 368 में निर्धारित संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इसमें उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है ना गलत है। इसमें कह रहा है कौन सा कथन गलत है। तो देखिए इसको पढ़ते हैं। देखिए इसमें कह रहा है ना कौन सा कथन गलत है। देखिए कह रहा है कि संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। क्या है ये? बिल्कुल क्या है? सही है। क्या है? सही है।
संविधान में संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन द्वारा किया जा सकता है, कि बिल्कुल क्या है, सही है। आय कर कि विधेयक केवल एक मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है या किसी निजी सदस्य द्वारा, क्या है, बिल्कुल क्या है, गलत है, क्या है, गलत है। और आय कर कि विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल क्या है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है, क्या है, आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है, ये भी क्या है, सही है। और आय कर कि राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है, अनुसमर्थन की आवश्यकता जो है ना पड़ता है, इसलिए क्या है, बिल्कुल क्या है, गलत है, ठीक है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना 2 और 4 क्या है, गलत है। 2 और 4 क्या, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 18 का राइट आंसर क्या होगा, तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। 2 और 4 क्या है, गलत है। तो 2 और 4 क्या है, तो 2 और 4 गलत, लेकिन 1 और 3 क्या था, सही था। संविधान के संशोधन केवल संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है, बिल्कुल सही था। और विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल क्या है, सही है। आगे क्वेश्चन रही है 19 पे। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब ST। कह रहा है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, बताइए। कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 C, 3 सदस्य है, क्या है, 3 सदस्य है। आगे क्वेश्चन रही 20 पे। कह रहा है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं, बताइए। कह रहा है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं, तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, 6 वर्ष, क्या होगा, 6 वर्ष, ठीक है। आगे क्वेश्चन रही 21 पे। क्वेश्चन 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी, तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, 222, कितना, 222, ठीक है, 222 याद रखें, 222, ठीक है। आगे क्वेश्चन रहा है नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, इसमें कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है ना सही है। इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है, देखिए इसको देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो कह रहा है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो है ना, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भू प्रॉपर्टी है जो सभी परतों में सबसे पतली है, क्या है, बिल्कुल क्या है, सही है। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या है, भू प्रॉपर्टी है जो सभी परतों में सबसे क्या है, सबसे पतली, बिल्कुल सही है। और आगे कह रहा कि महाद्वीपीय परत समुद्री परत की तुलना में सबसे कम घनी होती है, बिल्कुल क्या है, सही है। महाद्वीपीय परत जो होता है समुद्री परत की तुलना में सबसे घनी होती है, ये भी सही है, क्योंकि समुद्री परत बेसाल्टिक चट्टानों से क्या होती है, बनी होती है, क्या है, सही है। तो दूसरा कथन क्या है, सही है, ये भी कथन क्या है, सही है। आगे का तीसरा कथन कह रहा है कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत पिघले हुए लोहे से बना होता है, क्या है, गलत है। तो पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग जो होता है पिघले हुए लोहे से बना होता है, ये क्या है, गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 22 का सही उत्तर होगा 1 और 2, केवल 1 और 2 क्या है, तो सही है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर B होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन रही 23 पे। कह रहा है कि भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, बताइए। ये सब क्वेश्चन जो है ना आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए अच्छे से क्वेश्चन को बार बार देखिए और ध्यानपूर्वक देखिए, सारा क्वेश्चन जो है ना याद होगा। ये मेरा मकसद ये नहीं होता है ना कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आंसर बताना, और ऐसा करना रहता है तो पता है 15 मिनट में क्लास पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन मेरा उद्देश्य ये रहता है ना कि आपको पूरा क्वेश्चन याद हो, इसलिए हम क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करते हैं। इसलिए इस चीज़ को ध्यान दीजिए और पूरा फोकस क्लास पे रखिए, तभी आपका जो है सारा क्वेश्चन याद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, बताइए। भारत में जो है लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B, तमिलनाडु है, क्या है, तमिलनाडु। आगे क्वेश्चन रहा है 24 पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों के नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य है अपनी सीमा तीनों देशों मतलब नेपाल, भूटान और चीन से साझा करता है, कौन सा राज्य, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या है C, सिक्किम करता है। कौन करता है, सिक्किम, याद रखिए। तो कह रहा है भारत का कौन सा राज्य जो है ना अपनी सीमा 3 देशों मतलब भूटान, नेपाल और चीन के साथ से साझा करता है, तो सिक्किम करता है। आगे क्वेश्चन रही 25 पे। कह रहा है कि माफिक लावा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, बताइए। माफिक लावा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर D। इसमें 45 से 52% तक सिलिका होती है, बिल्कुल क्या है, सही है। इसमें 45 से 52% तक क्या होती है, सिलिका होती है, बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। आगे क्वेश्चन रही 26 पे। कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्थिर धारावाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है, बताइए। स्थिर धारावाली परिनालिका का उपयोग किस रूप में किया जा सकता है, तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा C होगा, क्या होगा, निरंतर चुंबकीय क्षेत्र की स्रोत, क्या निरंतर चुंबकीय क्षेत्र की स्रोत होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। कर रहा है कि निम्न में से क्या तरंग की विशेषता जो है नहीं है, कौन जो है तरंग की विशेषता इस ऑप्शन में नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर D, माध्यम जो है तरंग की विशेषता नहीं है, लेकिन तरंग दैर्घ्य है, आवृत्ति है, आयाम है।
तो कह रहा था कि इनमें से क्या तरंग की विशेषता नहीं है, तो माध्यम नहीं है लेकिन आयाम है, तरंग दैर्घ्य है, आवृत्ति है, ये तरंग की क्या विशेषता है। आगे क्वेश्चन 28 पे, करण इनमें से किसके मापन हेतु अस्टेलगामोमीटर का उपयोग होता है, बताइए। करण इनमें से किसके मापन हेतु अस्टेलागामोमीटर का उपयोग होता है, तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव है। क्या है, पृष्ठ तनाव में उपयोग होता है। आगे क्वेश्चन 29 पे, क्वेश्चन 29 कह रहा है कि निम्नलिखित संतुलित रासायनिक समीकरण पर ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है 2CO + O2 की अभिक्रिया करवाया 2CO2 उपयुक्त रासायनिक समीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे कौन जो है ना कथन सार्थक है, बताइए कौन सा कथन सार्थक है। तो 29 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी है। अभिक्रिया करने में CO की O2 के साथ 2:1 मोल अनुपात में अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो अभिक्रिया करने में CO की O2 के साथ 2:1 मोल अनुपात में अभिक्रिया होती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन रही 30 पे, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, बताइए। कह रहा है उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या एक्वारेजिया। आगे क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है शेविंग क्रीम की मृदुता किसके द्वारा जो है ना संवर्धित की जाती है, बताइए। कह रहा है शेविंग क्रीम की मृदुता किसके द्वारा संवर्धित की जाती है, तो 31 का राइट आंसर क्या होगा, तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, पोटेशियम कार्बोनेट। क्या होगा, पोटेशियम कार्बोनेट। तो कह रहा है कि शेविंग क्रीम की मृदुता किसके द्वारा संवर्धित की जाती है, तो पोटेशियम कार्बोनेट होगा। क्या होगा, पोटेशियम कार्बोनेट होगा। आगे क्वेश्चन 32 पे कह रहा है कि फिलोसोफर्स बूल मतलब इसको ना ऐसे पुष्प कह सकते हैं, ठीक है। का रासायनिक दृष्टि से क्या है, बताइए। फिलोसोफर्स बूल मतलब ऐसे पुष्प का रासायनिक दृष्टि से क्या है, तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिंक ऑक्साइड है। क्या है, जिंक ऑक्साइड है। आगे क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है कि एक पूर्ण कार्डियक चक्र कितना समय लगता है, बताइए। एक पूर्ण कार्डियक चक्र में कितना समय लगता है, बताइए। कह रहा है एक पूर्ण कार्डियक चक्र में कितना समय लगता है, तो क्या होगा, 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0.8 सेकेंड लगता है। कितना लगता है, 0.8 सेकेंड। तो एक पूर्ण कार्डियक चक्र में कितना समय लगता है, तो 0.8 सेकेंड लगता है। आगे क्वेश्चन 34 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता, बताइए। कह रहा है कि इस ऑप्शन में कौन सा रोग है ना जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है, तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिरोसिस जो है ना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता, लेकिन एड्स होता है और सिफिलिस होता है, हेपेटाइटिस बी होता है। ये सब क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये सब रोग होने वाला है, ठीक है। कौन कौन है, तो एड्स है, सिफिलिस है, हेपेटाइटिस, लेकिन सिरोसिस जो है ना नहीं है। आगे क्वेश्चन 35 पे कह रहा है कि किस विटामिन में फोलिक एसिड के रूप में जाना जाता है, बताइए। किस विटामिन को जो है ना फोलिक एसिड के रूप में जानते हैं, तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B9। क्या है, विटामिन B9 को क्या बोलते हैं, फोलिक एसिड बोलते हैं। आगे क्वेश्चन 36 पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है, तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, पार्थेनोकार्पी। क्या है, पार्थेनोकार्पी, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के बिना निषेचन के एक फल का विकास होता है, तो पार्थेनोकार्पी। क्या है, पार्थेनोकार्पी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश का आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, कौन करता है, बताइए। कह रहा है कि कौन जो है ना आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुतली करता है। कौन करता है, पुतली करता है। तो पुतली आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, तो नियंत्रित करता है। तो पुतली आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 38 पे कह रहा है निम्नलिखित में से किस शैवाल को ग्रीन मोल्ड के नाम से जाना जाता है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस शैवाल को जो है ना ग्रीन मोल्ड के नाम से जानते हैं, तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो डी है, पेनिसिलियम है। क्या है, पेनिसिलियम। आगे क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है एमडीटी का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है, बताइए। कह रहा है एमडीटी का उपयोग किस उपचार में किया जाता है, किस रोग के उपचार में किया जाता है, तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुष्ठ रोग में जो है ना एमडीटी का उपयोग करते हैं। तो कह रहा है एमडीटी का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है, तो कुष्ठ रोग में करते हैं। किस में करते हैं, कुष्ठ रोग में। आगे क्वेश्चन 40 पे कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर के लिए प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिक क्रियाशील है, बताइए। कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर के लिए प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिक जो है क्रियाशील है, तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, तो लाल होगा। क्या होगा, लाल होगा। तो प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर के लिए प्रकाश का जो है ना लाल रंग जो है ना अधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है, लाल रंग अधिक क्रियाशील होता है।
आगे क्वेश्चन नंबर 41 पे कह रहा है केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों को विनिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है बताइए। कह रहा है केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का विनिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार एवं कीमत तंत्र दोनों के द्वारा। सरकार एवं कीमत तंत्र दोनों के द्वारा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 42 पे कह रहा है कि भारत में छुपी हुई बेरोजगारी के मुख्य लक्षण है मुख्यतः क्या है बताइए। कह रहा है कि भारत में छुपी हुई बेरोजगारी के मुख्य लक्षण मुख्यतः क्या है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है प्राथमिक क्षेत्र का है, क्या है प्राथमिक क्षेत्र का, याद रखिएगा। अब भाई क्वेश्चन नंबर 43 पे, क्वेश्चन नंबर 43 पे कह रहा है कि वायुमंडल की किस परत में तापमान की दो विपरीत उपंक्तियाँ ऊंचाई के साथ वृद्धि के पश्चात जो है ना ह्रास की मिलती है बताइए क्या। कह रहा है वायुमंडल की किस परत में तापमान की दो विपरीत जो है ना उपंक्तियाँ जो है ना मतलब क्या है तो ऊंचाई के साथ वृद्धि के पश्चात मिलती है, क्या होगा। तो 43 का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, मध्यमंडल। क्या होगा, मध्यमंडल होगा। आगे क्वेश्चन 44 पे कह रहा है अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है। अमृतसर और शिमला जो है लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। क्या उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। आगे क्वेश्चन 45 पे कह रहा है संवादिनी का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से बताइए। संवादिनी का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दलित नारीवादी साहित्यिक आंदोलन से। क्या है, दलित नारीवादी साहित्यिक आंदोलन से है। तो कह रहा है संवादिनी का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से है। तो दलित नारीवादी साहित्यिक आंदोलन से है। आगे क्वेश्चन नंबर 46 पे कह रहा है 46 में क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब शुरू की गई थी बताइए। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब शुरू किया गया था। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा, 1982 में। क्या होगा, 1982 में। तो भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति कब शुरू किया गया था। तो 1982 में शुरू किया गया था भारत में जो है ना राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति, ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन 47 पे कह रहा है विश्व में सिरोही लिली फूल केवल भारत के किस एक राज्य में जो है ना पाया जाता है बताइए। कह रहा है विश्व में सिरोही लिली फूल केवल भारत के किस एक राज्य में पाया जाता है। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर का जो है ना सिरोही लिली फूल है। क्या है, तो सिरोही लिली फूल कहाँ पाया जाता है भारत के किस राज्य में। तो मणिपुर में। आगे क्वेश्चन 48 पे कह रहा है 1 रुपये के प्रीमियम पर भारतीय रेल मंत्रालय यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर देता है बताइए। कह रहा है 1 रुपये के प्रीमियम पर भारतीय रेल मंत्रालय यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर देता है। तो 48 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर क्या है। तो बी, 10 लाख देता है। कितना लाख देता है, 10 लाख देता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि बैज बॉल किस खेल से संबंधित है बताइए। बैज बॉल जो है किस खेल से संबंधित है। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट से। किससे, क्रिकेट से है। आगे क्वेश्चन 50 पे कह रहा है कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया था बताइए। कह रहा है कार्बन डेटिंग व्यवस्था का सर्वप्रथम विचार किस समझौते में दिया गया था। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेरिस समझौता। क्या होगा, पेरिस समझौता। तो कह रहा है कार्बन डेटिंग व्यवस्था ए कह रहा है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर ए कह रहा है कि पाली भाषा का ग्रंथ मिलिंद पन्हो राजा मिनांडर के किस बौद्ध भिक्षु से संवाद के रूप में है। कह रहा है कि पाली भाषा का ग्रंथ मिलिंद पन्हो राजा मिनांडर के किस बौद्ध भिक्षु से संवाद के रूप में क्या होगा बताइए। तो ए का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या है, नागसेन। क्या है, नागसेन। तो कह रहा है कि पाली भाषा का ग्रंथ मिलिंद पन्हो कौन है। मिलिंद पन्हो जो पाली भाषा ग्रंथ है राजा मिनांडर के किस बौद्ध भिक्षु से संवाद के रूप में। तो नागसेन होगा। क्या होगा, नागसेन। आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा नीचे दिए गए विकल्पों में से गढ़वाल वंश और राष्ट्रकूट वंश, सातवाहन वंश, सैयद वंश के संस्थापकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए बताइए। क्या होगा। कह रहा नीचे दिए गए विकल्पों से गढ़वाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, सातवाहन वंश, सैयद वंश के संस्थापकों के नामों का सही संयोजन बताइए क्या है। तो गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था बताइए। इसका संस्थापक कौन था। तो चंद्रदेव था। कौन था, चंद्रदेव। याद रखिए गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रदेव था। और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, दंतिध्रुव था। कौन था, दंतिध्रुव था। और सातवाहन वंश का संस्थापक बोलेगा कौन था, सिमुक था। कौन था, सिमुक था। और सैयद वंश का संस्थापक बोलेगा तो कौन था, खरीज खान था। सबका जो है संस्थापक वंश का संस्थापक बारे में पूछ रहा था कि कौन सा वंश का संस्थापक कौन था। याद रखिएगा गढ़वाल वंश का बोले चंद्रदेव, राष्ट्रकूट का बोलेगा दंतिदुर्ग, और सातवाहन का बोलेगा सिमुक, और सैयद वंश का बोलेगा तो खरीज खान था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता का प्रकाश डालता है बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुरातात्विक खुदाई। क्या है, पुरातात्विक खुदाई डालता है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पांड्य राज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कथनों में से कौन सा कथन जो है न सत्य है। कह रहा है कि पांड्य राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए इसको मिलाते हैं कौन सही है। ये कह रहा है ना कि यह सुदूर जो पांड्य राज था यह सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित है। बिल्कुल क्या है, सही है। यह जो है
यह जो पांड्य राज्य है यह सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित है, बिल्कुल सही है। और पांड्य राज्य का जो राजधानी था ना महाबलीपुरम था, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। यही क्या है, गलत है। और इसमें जो है इसका राजधानी जो था ना मदुरई था। कहाँ था, मदुरई। इसका राजधानी बोलेगा तो कहाँ था, मदुरई था, याद रखिएगा। और आगे कह रहा है कि इसमें पांड्य राज्य को जो है ना इसे मोतियों का देश कहा जाता है, बिल्कुल क्या है, सही है। और यहाँ का समाज जो है ना मातृसत्तात्मक था पांड्य राज्य का, बिल्कुल क्या है, सही है। तो 4 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 1, 3, 4 क्या था, सही था। तो 1 और 3 और 4 क्या है, सही। यहाँ पे महाबलीपुरम की जगह ना मदुरई होगा, तब जाके क्या होगा, सही होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि मैटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि मैटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, ज्यूसेपी मैत्सिनी। क्या है, ज्यूसेपी मैत्सिनी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर, तो कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से किस मराठा शासक, निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दी थी, बताइए किसको दिया था, बताइए। तो 6 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी, संभाजी को दिया था। किसने, किसको दिया था, संभाजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इस 7 पे कह रहा है कि महीचंद्र एवं चंद्रदेव किस वंश से संबंधित है, बताइए। महीचंद्र एवं चंद्रदेव किस वंश से संबंधित है। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गढ़वाल से थे। किसे थे, गढ़वाल से थे। तो कह रहा महीचंद्र एवं चंद्रदेव किस वंश से संबंधित थे, तो गढ़वाल वंश से संबंधित थे। कौन से वंश से, तो गढ़वाल वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है मुगल प्रांतीय, कह रहा है कि मुगल प्रांतीय प्रशासन में समान तौर पर दीवानी का संबंध किससे था, बताइए। कह रहा है मुगल प्रशासन में सामान्य तौर पर दीवानी का संबंध किससे था, बताइए क्या होगा। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्र प्रशासन से। क्या होगा, राष्ट्र प्रशासन से। तो कह रहा है कि मुगल प्रांतीय प्रशासन में समान तौर पर दीवानी का संबंध किससे था, तो राष्ट्र प्रशासन से था। क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग या ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित सुझाव के लिए गठित किए गए थे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से आयोग ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित सुझाव के लिए गठित किया गया था, इसमें कौन कौन आयोग था। तो 9 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या था, 1, 2, 3। यहाँ पे स्ट्रेची आयोग, लॉयल आयोग और मैकडोनाल्ड आयोग, ये तीनों होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा आयोग ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित सुझाव के लिए गठित किए गए थे। तो गठित किया, स्ट्रेची आयोग का गठन किया गया था, और लॉयल आयोग का भी गठन हुआ था, और मैकडोनाल्ड आयोग का भी गठन हुआ था। तीनों क्या है, सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे कह रहा है कि बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे, बताइए। बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे। 10 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ए, मुकुंद राव पाटिल। कौन है, मुकुंद राव पाटिल। आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे कह रहा है बॉयज एसोसिएशन का गठन बिहार के किस स्थान पे किया गया था, बताइए। बॉयज एसोसिएशन का जो गठन है बिहार के किस स्थान पे किया गया था। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दरभंगा में किया गया था। कहाँ किया गया था, दरभंगा में किया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है कि बिहार कौमी सेवक दल का गठन किस वर्ष में किया गया था, बताइए। कह रहा बिहार कौमी सेवक दल का जो गठन है किस वर्ष किया गया था। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 में किया गया था। कब किया गया था, 1921 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट पे आइए, कह रहा है कि इनमें से किस गवर्नर जनरल को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई थी, बताइए। कह रहा इनमें से किस गवर्नर जनरल को जो है ना मार्क्विस की उपाधि प्रदान की गई थी। तो 13 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेलेस्ली को। क्या है, लॉर्ड वेलेस्ली को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि लॉर्ड लिटन के समय का प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है, बताइए। कह रहा है लॉर्ड लिटन के समय जो है ना, लॉर्ड लिटन के समय का प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है। तो भाई इसमें जो है ना सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करना पड़ा, ये बिल्कुल सही है। क्या है, लॉर्ड लिटन के समय ही हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। और अकाल आयोग का गठन जो हुआ था लॉर्ड लिटन के समय ही हुआ था, और बर्मा क्लर्क पेस एक्ट जो हुआ था ना, ये लॉर्ड लिटन के समय ही हुआ था। लेकिन सती प्रथा का अंत जो है ये लॉर्ड लिटन के समय नहीं हुआ था, ये हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय हुआ था। क्या होता, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। तो कहा है कि लॉर्ड लिटन के समय का प्रमुख कार्य कौन सा नहीं है। तो सती प्रथा का अंत नहीं है, सती प्रथा का अंत जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग होगा। इसमें सिविल सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करना पड़ा, ये लॉर्ड लिटन का समय का हुआ था। अकाल आयोग का गठन लॉर्ड लिटन के समय हुआ था, और बर्ना क्लर्क पेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। ये सही, ए बी सी क्या है, बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान जो है ना था, बताइए। कह रहा है गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को पहचानिए। कह रहा निम्नलिखित में से जो है ना, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को पहचानिए। इसमें कौन सा कथन जो है ना सही है, देखिए कह रहा है पहला क्वेश्चन ऑप्शन क्या कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी व्यक्त करने की वाला प्रस्ताव है, बिल्कुल क्या है, सही है।
जो विश्वास प्रस्ताव होता है ना, वो मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी व्यक्त करने के लिए वाला प्रस्ताव होता है, बिल्कुल सही है। और विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50% सदस्यों की मंजूरी होनी चाहिए, बिल्कुल क्या है, गलत है। विश्वास नहीं होगा, अविश्वास होगा। क्या होगा, अविश्वास प्रस्ताव होगा, ठीक है। यहाँ पे अब होगा, यहाँ पे विश्वास नहीं होगा, क्या होगा, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50% सदस्यों की मंजूरी होनी चाहिए, तब क्या होगा, सही होगा। विश्वास का क्या होगा, अविश्वास प्रस्ताव होगा। और आगे कह रहा है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होता है, क्या है, बिल्कुल क्या है, सही है। तो 1 और 3 क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 1 और 3 क्या है, सही है। यहाँ पे 2 क्या है, गलत है। विश्वास प्रस्ताव की जगह क्या होगा, अविश्वास प्रस्ताव होगा। क्या होगा, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50% सदस्यों की मंजूरी होनी चाहिए, तब क्या होगा, सही होगा। आइए क्वेश्चन आइए नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जाता है, बताइए। कह रहा है किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को जारी किया जाता है। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। क्या है, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि भारत में निर्वाचित होने एवं मताधिकार का अधिकार कैसा अधिकार है, बताइए। कह रहा है भारत में निर्वाचित होने एवं मताधिकार का अधिकार कैसा अधिकार है। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी है, संवैधानिक अधिकार है। क्या है, संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है योजना किस सूची का विषय, बताइए। योजना जो है किस सूची का विषय है। तो 19 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समर्थित सूची का विषय। क्या है, समर्थित सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की समेकित निधि से व्यय करने के व्यय जो है ना किसके अनुमोदन से किया जा सकता है, बताइए। क्या होगा, कह रहा है कि भारत की समेकित निधि से व्यय किसके अनुमोदन से किया जा सकता है। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद के द्वारा। क्या है, संसद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 पे कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है लोक सेवा आयोग से व्यय से संबंधित है। तो 21 का राइट आंसर क्या होगा, 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 322 है। क्या, अनुच्छेद 322 है। आए क्वेश्चन नंबर 22 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जो है ना कृषि पद्धति का सही क्रम है, बताइए। क्या होगा, बताइए आप लोग, क्या होगा। इसको पढ़िए, ऑप्शन को बताइए, सोचिए कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जो है पत्तियों का सही क्रम होगा। तो 22 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी है। क्या है, मिट्टी तैयार करना, उसके बाद बुआई करना, उसको सिंचाई करना, फिर क्या होता है, कटाई होता है। पहले मिट्टी तैयार होता है, फिर क्या होता है, बुआई करते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, फिर क्या होता है, बाद में कटाई होता है, ठीक है। ये बिल्कुल 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है कि तातीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है, बताइए। तातीपाका जो है तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ, आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रीप के पास स्थित है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित सागरों में से कौन सा जो है गाजा स्ट्रीप के पास स्थित है। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर है। कौन है, भूमध्य सागर। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है कि राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार। कह रहा है राज्यों के अधिकतम और न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार, बताइए कौन सा होगा। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल के बाद क्या, केरल होगा, फिर मिजोरम होगा, फिर गोवा है, फिर त्रिपुरा है। क्या क्या है, केरल, उसके बाद मिजोरम, फिर गोवा, त्रिपुरा। ये सही जो है ना साक्षरता में क्रम में है, ठीक है, साक्षरता में याद रखिएगा 2011 के अनुसार याद रखिएगा, ठीक है। केरल होगा, मिजोरम होगा, गोवा होगा, त्रिपुरा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है ध्वनि तरंग की आवृत्ति भी और समयावधि टी के बीच संबंध होता है, बताइए। ध्वनि तरंग की आवृत्ति भी और समयावधि टी के बीच संबंध होता है। तो 26 का जो सही उत्तर होगा क्या, बताइए। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, भी बराबर आई 1/1 भी बराबर क्या होता है, 1/t होता है। भी बराबर क्या होता है, 1/t होता है। आइए क्वेश्चन 27 पे कर रहा है घर्षण बल निम्न में से किस पर कार्य करता है, बताइए। घर्षण बल जो होता है निम्न में से किस पे काम करता है, किस पे कार्य करता है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। बल की दिशा के विपरीत काम करता है। तो कह रहा है घर्षण बल किस पर कार्य करता है। तो बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है नकारात्मक त्वरण। कह रहा है नकारात्मक त्वरण इनमें से किसकी दिशा के विपरीत में होता है, बताइए। नकारात्मक त्वरण जो होता है किसकी दिशा के विपरीत होता है। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेग के विपरीत होता है। क्या होता है, बेग के विपरीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह विक्रिया करता है, बताइए किससे। कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह विक्रिया करता है किसके साथ,
तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ करता है। किसके साथ करता है? तो कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ करता है। आगे क्वेश्चन हमारी 30 पे करा है, संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? बताइए, संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोसेल व लुईस ने किया था। कौन किया था? कोसेल व लुईस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31 पे करा, निम्न में से कौन सी धातु शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करती? बताइए क्या होगा? निम्न में से कौन सी धातु शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? कौन नहीं करता है? तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा नहीं करता है, लेकिन सोडियम, मैग्नीशियम और क्या है, कैल्शियम करता है। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो लोहा नहीं करता है, सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है कि फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट, इसका सूत्र क्या होता है? Na2S2O3। सोडियम थायोसल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो Na2S2O3 होता है। कह रहा है कि फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? बताइए, फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट विलयन का प्रयोग क्यों करते हैं? तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अतिरिक्त AgBr को विलेय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए। अतिरिक्त AgBr को विलेय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए। आइए क्वेश्चन रही 33 पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बीमारी वायरल संक्रमण द्वारा होती है? बताइए, कह रहा है निम्न में से कौन सी बीमारी जो है ना वायरल संक्रमण के द्वारा होता है? बताइए कौन होता है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जुकाम होता है। क्या होता है? वायरल संक्रमण से जो है ना जुकाम होता है। बाकी मलेरिया, टाइफाइड, हैजा क्या होता है? तो जीवाणुस होता है। किससे होता है? जीवाणुस होता है। आगे क्वेश्चन 34 पे कह रहा है निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन जो है ना गलत है? बताइए, कह रहा है निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए इसको मिलाते हैं। कह रहा है इसमें नेत्र लेंस की मोटाई से बढ़ जाती है, बिल्कुल क्या है? सही है। इसमें निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है इसमें जो है निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, बिल्कुल क्या है? गलत है। रेटिना पर बनता है लेकिन यहाँ आगे बनता है। क्या बनता है? आगे बनता है। ठीक है, थोड़ा आगे बनता है, तब क्या होगा? सही होगा। बिल्कुल रेटिना पर नहीं बनता, आगे बनता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है, बिल्कुल सही है। निकट दृष्टि दोष में जो है ना नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाता है, बिल्कुल सही है। और निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक की त्रिज्या में वृद्धि हो जाती है, बिल्कुल क्या है? सही है। तो A, C और D क्या है? बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 35 पे कह रहा है यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बताइए, यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यूकैरियोटिक में जो रित का उपस्थित हो नहीं होता है, बिल्कुल क्या है? गलत है। यहाँ पे उपस्थित होता है, यहाँ पे नहीं दिया, इसलिए क्या है? गलत है। और देखते हैं कि इसमें कौन कौन सही है। यूकैरियोटिक कोशिका में जो है सबसूत्री कोशिका विभाजन होता है, बिल्कुल सही है। यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बिल्कुल सही है। यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, बिल्कुल क्या है? सही है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, बिल्कुल सही है। और यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बिल्कुल सही है। और यूकैरियोटिक कोशिका में जो है ना 80 प्रकार का राइबोसोम होता है, बिल्कुल क्या है? तो सही है। और यूकैरियोटिक कोशिका में रित का उपस्थित होता है, ना कि नहीं होता है, तब क्या? ये गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे क्वेश्चन 36 पे निम्न में से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? बताइए, निम्न में से नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? बताइए क्या होगा? तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन का है। किसका है? प्रोटीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सा घोल जो है विद्युत का चालक नहीं है? तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज घोल नहीं है, लेकिन एस्टिक घोल विद्युत का चालक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड घोल है। तो निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है? तो ग्लूकोज घोल नहीं है, एस्टिक घोल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड घोल है, ये तीनों है। ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 38 पे निम्न में से कौन बढ़ते भूर्ण के लिए पोषक उत्तक कार्य करता है? बताइए, निम्न में से कौन जो है बढ़ते भूर्ण के लिए पोषक उत्तक कार्य करता है? तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंडोस्पर्म है। क्या? एंडोस्पर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने के लिए सरल इलाज क्या है? बताइए, मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने के लिए सरल इलाज क्या है? तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंटीबायोटिक्स है। क्या? एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट कह रहा है कि मॉर्फिन इनमें से किससे प्राप्त होता है? बताइए, मॉर्फिन जो इनमें से किससे प्राप्त होता है? तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? फल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कह रहा है यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन का प्रभाव होगा, क्या होगा? बताइए। 43 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि होगा। क्या होगा? वृद्धि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि द्रव की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव की मांग में वृद्धि होती है तो क्या होगा?
कह रहा है द्रव की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव की मांग में वृद्धि होती तो क्या होगा? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। क्या होगी? ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 43 पे कह रहा कि पारिस्थितिकी निकेत इकोलॉजिकल नीचे जो है ना किसे संबंधित है? बताइए। पारिस्थितिकी जो है मतलब पारिस्थितिकी निकेत बोल रहा है कि मतलब इकोलॉजिकल नीचे जो है किसे संबंधित है? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा। पारिस्थितिकी तंत्र के जीव की स्थिति परक एवं क्रियात्मक संबद्धता से है। तो कह रहा कि पारिस्थितिकी निकेत जो है ना किसे संबंधित है? तो पारिस्थितिकी तंत्र से जीव की स्थिति परक एवं क्रियात्मक संबद्धता से संबंधित है। आगे क्वेश्चन नंबर 44 पे कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविकीय घटक है? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविकीय घटक है? तो 44 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, सेलीय नमक है। क्या है? सेलीय नमक है। क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक आसियान के सदस्य देश है? बताइए। कह रहा निम्नलिखित देशों में कौन सा एक समूह जो आसियान के सदस्य जो है ना देश है? बताइए क्या होगा? तो पहले याद रखिएगा ना कि आसियान का स्थापना कब हुआ था? आसियान का जो स्थापना हुआ था ना 8 अगस्त 1967 को आसियान का स्थापना हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। और आसियान में वर्तमान में जो है 11 देश है, याद रखिए। कभी कहीं कहीं अपने 10 भी देता है, लेकिन वर्तमान में 11 देश है। और इसमें बोल रहा है आसियान का सदस्य जो देश कौन कौन है? तो इसमें जो है ना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। लाओस है, कंबोडिया है, ब्रुनेई है। ठीक है, इस ऑप्शन में क्या है? तो लाओस है और कंबोडिया, ब्रुनेई है। और यहाँ पे पूछेगा आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। क्या होता है आसियान का फुल फॉर्म? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है, याद रखिएगा। और इसका स्थापना बोलेगा तो 8 अगस्त 1967 को आसियान का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 पे कह रहा है कि कलमकारी पेंटिंग, कह रहा है कलमकारी पेंटिंग के संदर्भ में सही है। बताइए क्या सही है? कलमकारी पेंटिंग के संदर्भ में कौन सही है? तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है। दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को जो है ना कलमकारी पेंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कलमकारी पेंटिंग के संदर्भ में कौन सही है? तो दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को क्या कहते हैं? कलमकारी पेंटिंग कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 47 पे देखिए, इसमें क्या कर रहा है? सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 दिया, सूची 2 दिया हुआ है। एक में सूची 1 में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दिया हुआ है, और दूसरा में क्या है? तो राज्य दिया हुआ है। कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है कौन सा राज्य में स्थित है? देखिए इसको मिलाते हैं। पहला है क्या है? सिमलीपाल है। सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ है? तो उड़ीसा में। कहाँ है सिमलीपाल बोलेगा तो कहाँ है? उड़ीसा में, सबको पता है। और दिहांग दिबांग बोलेगा तो कहाँ है? दिहांग दिबांग बोलेगा तो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। और नोकरेक बोलेगा तो कहाँ है? नोकरेक बोलेगा तो मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। नोकरेक बोलेगा तो मेघालय में है। और कोल्ड डेजर्ट बोलेगा तो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? कोल्ड डेजर्ट बोलेगा हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। सिमलीपाल बोलेगा उड़ीसा में। दिहांग दिबांग बोलेगा तो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और नोकरेक बोलेगा तो मेघालय में है। और कोल्ड डेजर्ट बोलेगा तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आगे क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे क्वेश्चन 48 पे कह रहा है कि किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबिल एवं तमिल साहित्य का जो है ना आधार ग्रंथ माना जाता है? बताइए। कह रहा है किस ग्रंथ को जो है ना तमिल साहित्य का बाइबिल एवं तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ मानते हैं? तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तिरुकल्लूर। क्या है? त्रिकरकुरल होगा, याद रखिएगा। तो कह रहा है किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबिल एवं तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है? तो त्रिककुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 49 पे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस का मुख्यालय जो है ना कहाँ है? बताइए। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस का मुख्यालय कहाँ है? तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ? अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP कब प्रारंभ किया गया था? बताइए। कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2019 में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया? 2019 में प्रारंभ किया गया था। तो ये सेट नंबर था 8, सेट नंबर 8 कंप्लीट हो गया। आगे इसके पीछे जो है सेट नंबर 7 तक जो कंप्लीट करवाएं उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। अंत समय में जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा जो है ना आपको फायदा करेगा। जिनका भी पेपर का एग्जाम है, जितने भी क्लास अभी आ रहा है ना, सभी क्लास को अच्छे से रिवीजन किया कीजिए। और जितना पीछे करवाए हैं सारा क्लास को भी रिवीजन कीजिए, तभी जो है ना आपका अच्छे से रिवीजन हो पाएगा। और बाकी जो है इसका अगर PDF चाहिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको इस क्लास का PDF वहाँ पे मिल जाएगा। और शाम में 7 PM में जो है ना सभी लोग टेस्ट जरूर दिया कीजिए। शाम में 7 PM में टेस्ट होगा, तो इसी सेट का टेस्ट होता है। ठीक है, तो शाम में मतलब एक ग्रुप होगा, मतलब टेस्ट ग्रुप का होगा, एक PDF ग्रुप का, दोनों लिंक ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सारा PDF और टेस्ट ग्रुप मिल जाएगा। तो रहने देते हैं आज के लिए यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सेट नंबर 9 के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।